हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम कर रहे हैं गाइज ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 9th और हम क्लास 9th की हम चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर हमने ड्रेनेज के बारे में पढ़ा था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 जो है क्लाइमेट, जलवायु। ठीक है, तो हमारा क्लाइमेट किस तरीके से है, किस किस चीज़ों से इम्पैक्ट होता है, क्या क्या हमें फिनोमिना देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है, समझना है, इसको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। अपने नोट्स भी साइड बाय साइड प्रिपेयर करते जाइएगा, ठीक है, उससे आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। In the last two chapters, you have read about the landforms and the drainage of a country. These are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area. In this chapter, you will learn about the third, that is, the atmospheric conditions that prevail over any country. ठीक है, तो अगर हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट का देखते हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, तो उसके लिए हमें तीन चीज़ें या तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हमें पता होने ज़रूरी हैं। ठीक, पहला एलिमेंट क्या है कि वहाँ पे क्या क्या लैंड फॉर्म्स है, किस किस तरीके के रिलीफ फीचर्स हैं हमारे एरिया में।
वो पता होना चाहिए। फिर हमारा ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि क्लाइमेट किस तरीके का है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस किस तरीके की है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, अपना थर्ड बेसिक एलिमेंट। नाउ व्हाई डू वी वियर वूलन्स इन डिसम्बर, और why it is hot and uncomfortable in the month of May, and why it rains in June or July? The answers to all these questions can be found out by studying about the climate of India. अब बहुत ही सिंपलिस्टिक चीज़ है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि पूरा का पूरा क्लाइमेट से ही रिलेटेड है। कि हमें पता है अभी हम अगर इंडिया की बात करें तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था इंडिया टोटली किस में लाई करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही हमें पता है कि किन किन सीजन्स में, जैसे अगर दिसंबर की यहाँ पे बात हो जाए तो दिसंबर में हमें क्या देखने को मिलती है, विंटर्स होती हैं। तो उस टाइम पे अब सर्दियाँ होती हैं, तो उन सर्दियों से बचने के लिए, अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है। अब मई जून जुलाई ये बहुत ज़्यादा गर्मी वाले होते हैं, तो हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि बहुत गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है। जून जुलाई में अक्सर बारिश होती है। तो ऐसा क्यों होता है और हमें ऐसा क्यों पता है कि हाँ अच्छा दिसंबर है तो विंटर्स हैं, अच्छा जून की बात हो रही है, मई की बात हो रही है तो समर्स हैं? क्यों पता है? क्योंकि हम अपने क्लाइमेट का हमें पता है। ठीक है। तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसा ही क्यों है कि दिसंबर के टाइम पे ही सर्दियाँ क्यों होती हैं या मई के टाइम पे गर्मियाँ क्यों होती हैं, और रेनफॉल पैटर्न क्या है। हर चीज़ के बारे में हम वो देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्लाइमेट ही क्या होता है? क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ऑफ अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 ईयर्स। अब क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट है कि वो सारी की सारी टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, मतलब वो सारी की सारी वेदर कंडीशंस जो हम देखते हैं अपने आसपास। जैसे हम कहते हैं ना कि आज वेदर क्या है, पुअर है। ठीक है। आज का वेदर कैसा है, सनी है, रेनी है, ठीक है, विंडी है। क्या है, ये वेदर है जो कि विद इन मिनट्स भी चेंज हो जाता है। कि अभी 1 सेकंड को तो हमें दिख रहा है कि बारिश आ रही है, ठीक है, और अभी उसके बाद 2 मिनट बाद ही, 5 मिनट बाद ही हमें क्या दिख रहा है कि धूप निकली हुई है। ये क्या है, ये वेदर है जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। और अगर हम इन सारी ही वेदर की कंडीशंस जो होती हैं या जो भी इसमें चेंजेस होते हैं, अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक बड़े एरिया के लिए, लंबे टाइम के लिए अगर हम देखें, लंबे टाइम के लिए अगर हम उनको कैलकुलेट करें तो उसको हम क्या कह देते हैं, क्लाइमेट। और हम एक जो लंबा टाइम हम बात कर रहे हैं तो हम 30 साल से ज़्यादा, 30 साल या उससे ज़्यादा के टाइम की अगर हम वेदर कंडीशंस की बात करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, क्लाइमेट। ठीक है। तो वेदर भी हमने बात कर ली कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एटमॉस्फेयर है हमें दिख रहा है कि अभी बारिश आ रही है तो रेनी है, फिर धूप निकल गई तो सनी है। तो मतलब बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि वो बहुत जल्दी मिनट्स और सेकेंड्स में भी चेंज हो जाता है। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर दी सेम, लेकिन उनके एलिमेंट सेम है तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वेदर है, वेदर से ही मिलके, वेदर के ही बहुत टाइम के जो कंडीशंस है उसी से मिलके तो क्लाइमेट बन रहा है ना। तो एलिमेंट्स तो सेम ही होंगे उनके। क्या एलिमेंट्स हैं? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड precipitation. You may have observed that the weather conditions fluctuate very often even within a day. वही हमने बात की कि एक ही दिन में, बल्कि हमने तो क्या बात की कि विद इन मिनट्स भी चेंज हो जाती है। इन्होंने क्या कहा कि एक ही दिन में बहुत बार वेदर चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट करता है। कभी रेनी है, कभी सन्नी है, कभी विंडी है, हर बार क्या होता है, एक ही दिन में काफ़ी बार बदल जाता है। बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ऑफ ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। लेकिन कुछ फ्यू वीक्स के लिए या मंथ्स के लिए कुछ कॉमन पैटर्न भी होते हैं, जैसे कि डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट, एंड वेट और ड्राई।
तो इस तरीके से होता है, जैसे कि हम कह देते हैं, जैसे अगर हम वेदर देखते हैं ना, वेदर फोरकास्टिंग के पे कि भाई एक फोरकास्ट हो रखा होता है, तो हम उस पर अगर चेक करते हैं तो चेक करके हम कह देते हैं कि अरे 4-5 दिन के लिए बारिश बता रखी है। तो वो क्या चीज़ है कि कई बार कुछ वीक्स के लिए या कुछ मंथ के लिए वो सेम भी हो जाता है, एक ही पैटर्न की, अच्छा बारिश है या अभी नहीं, धूप निकलेगी इतने टाइम, अभी 1 महीना बारिश नहीं आएगी, 1 महीना धूप रहेगी। तो वो चीज़ें हैं, उसके बेसिस पे भी हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन्स सच एज विंटर, समर और रेनी सीजन्स। तो अब ये अगर हम मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से जनरली उनको लेके अगर हम देखें, तो हम एक साल को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सीजन्स में, जैसे कि विंटर, समर और रेनी सीजन्स। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स, लेकिन अगर विश्व भर की अगर हम बात करें तो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, जो जिसमें वो डिवाइडेड है। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप। अब पॉइंट टू बी नोटेड, इंडिया का क्लाइमेट किस तरीके का है? मॉनसून टाइप क्लाइमेट। ठीक है, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर, ठीक है, इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। कि अगर हम एशिया की बात करें तो ये क्लाइमेट किधर को पाया जाता है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट साउथ और साउथ ईस्ट में, एशिया के साउथ और साउथ ईस्ट में। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री। अब बेशक से एक हमने जनरल पैटर्न बता दिया कि जनरल पैटर्न में थोड़ी सी यूनिकनेस है, लेकिन फिर भी हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस में। Let us take two important elements, temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season. तो अगर हम अभी दो ही एलिमेंट्स को लें, टेम्परेचर को ले लेते हैं तापमान, और प्रेसिपिटेशन को ले लेते हैं कि वर्षा। ठीक है, अगर हम इन्हीं को लें तो ये भी एक जगह से दूसरी जगह या एक सीजन से दूसरे सीजन में चेंज होते ही हैं, डिपेंड करता है। कैसे? इन समर द मर्क्यूरी ओकेजनली टचेस 50 degree Celsius in some parts of the Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degree Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. कि अगर हम टेम्परेचर की ही बात करें तो वो प्लेस टू प्लेस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कि एक ही टाइम पे अगर गर्मियां हैं, ठीक है, गर्मी के टाइम पे राजस्थान में ऐसा भी हो जाता है कि कई बार 50 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए एक पॉइंट पे 50 डिग्री सेल्सियस भी टच हो गया टेम्परेचर, मतलब कितनी ज़्यादा गर्मी। और वहीं दूसरी ओर जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस भी उसी टाइम पे, जहाँ जब राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस है, जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिल जाता। तो ये क्या है? टेम्परेचर में देखो कितना ज़्यादा वेरिएशन हो गया, बहुत ज़्यादा वेरिएशन। क्यों? प्लेस की वजह से। तो जगह टू जगह, मतलब प्लेस टू प्लेस क्या करता है? वो वेरी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में वेरी करता है बहुत ज़्यादा। ऑन अ विंटर नाइट temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as -45 degree Celsius. Thiruvananthapuram on the other hand may have a temperature of 22 degree Celsius. अब देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन हो गया। कि अगर हम सर्दियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के ड्रास रीजन में क्या होता है कि इतना लो टेम्परेचर चला जाता है, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा वाला हो जाता है वहाँ पे कि टेम्परेचर -45 डिग्री तक भी चला जाता है। लेकिन अगर हम उसी टाइम पे, उन्हीं विंटर्स के टाइम पे अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम की, तो वहाँ पे टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि मॉडरेट टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, मॉडरेट टेम्परेचर है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया, कहाँ -45 डिग्री सेल्सियस, कहाँ 22 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है ये प्लेस का फ़र्क है। ठीक है, तो प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है, और सीजन टू सीजन भी वेरी करता है। सीजन टू सीजन कैसे? कि देखो समर सीजन में, अब हमने यहाँ पे क्या कॉमन है, जम्मू कश्मीर। समर सीजन में जम्मू कश्मीर में क्या था? 20 डिग्री सेल्सियस। और विंटर सीजन में जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? -45 डिग्री सेल्सियस। तो एक सीजन पे भी डिपेंड करता है, सीजन टू सीजन भी वो वेरी करता रहता है। ठीक है, लेट अस नाउ लुक एट प्रेसिपिटेशन। अब ये तो जो हमने देखा
एग्जाम्पल लिया हमने समर में, विंटर में किस किस जगह पे कैसे है, तो वो तो था टेम्परेचर के बेसिस पे। अब हम बात करें अगर प्रेसिपिटेशन की, ठीक है, बारिश की, देर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड दी सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। कि प्रेसिपिटेशन में मतलब अगर हम बारिश की बात करते हैं तो सिर्फ वेरिएशन इसी में नहीं है कि किस तरीके की है, किस टाइप की है, किस फॉर्म में है, नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा कहाँ पे बारिश हो रही है। कहीं पे बहुत ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे बहुत कम है, ठीक है, ना के बराबर हो रही है। और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की किस सीजन में कहाँ पे बारिश हो रही है। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज, इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब अगर हम हिमालयाज की बात करें तो वहां पे जो बारिश है वो मोस्टली किस फॉर्म में होती है, जैसे अगर लाइक आई एम इन हरियाणा राइट नाउ, ठीक है, मैं हरियाणा में हूँ, तो हरियाणा में मुझे ज़्यादातर जो बारिश देखने को मिलती है वो कैसी देखने को मिलती है, पानी की बूंदें। लेकिन अगर हिमालयाज में बात करें तो वहाँ पे जो बारिश होती है वो स्नोफॉल की फॉर्म में होती है, मतलब कि बर्फ गिरती है, स्नो, ठीक है। और फिर बाकी की सारी जगहों पे क्या है, बारिश होती है, मतलब पानी की बूंदें। तो वो हमें फॉर्म में, देखो हमने ये वेरिएशन किस में देखा, फॉर्म में, कि किस तरीके की बारिश है, ठीक है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। अब बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, अमाउंट कितना है, तो मेघालय में अगर एक टाइम पे 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, तो वहीं लद्दाख में या हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो वहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है। कितना ज़्यादा, हद से ज़्यादा वेरिएशन है, देखो डिफरेंस। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, बट सम पार्ट्स लाइक द तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। अब ये क्या है, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, कि ज़्यादातर जो हमारी कंट्री के पार्ट्स हैं, रीजन्स हैं, उनमें कब कब बारिश आती है, जून टू सितंबर के टाइम पे ज़्यादातर बारिश होती है। लेकिन अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में बारिश मोस्टली कब होती है, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, जिस टाइम पे बाकी जगहों पे बारिश नहीं होती। बाकी जगहों पे कब होती है, जून से सितंबर के बीच में, और उसके बाद तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर। तो ये क्या है, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। इन जनरल coastal areas experience less contrasts in temperature conditions. Seasonal contrasts are more in the interior of the country. अब क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज हैं, जो हमें कोस्ट पे जो हमें देखने को मिलती हैं स्टेट्स, तो वो जो वहाँ के कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे थोड़ा सा ना मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मतलब कि ना ठंड है ज़्यादा ना ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। लेकिन जो कंट्री के इंटीरियर के रीजन्स है वहाँ पे एक्सट्रीम में चला जाता है, वहाँ पे सीजनल कंट्रास्ट ज़्यादा होते हैं, कि ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। लेकिन कोस्टल एरियाज में हमें ये देखने को नहीं मिलता, वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर ही रहता है। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स, कि अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हैं, तो बारिश कम होती हुई चली जाती है। These variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear and all the kind of houses they live in. अब ये जो वेरिएशन है बारिश की वजह से, ठीक है, कि कहाँ पे किस टाइम पे या कहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश है, किस तरीके से है, उसकी वजह से क्या है कि लोगों के रहन सहन में, खाने में, पीने में, कपड़े पहनने में, काम करने में, घरों में किस तरीके के घर हैं, किस तरीके की रोड्स हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, हर चीज़ में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। नाउ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, ठीक है, कि क्लाइमेट के कंट्रोल्स किस तरीके से, कि कैसे कैसे हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं।
There are 6 major controls of the climate of any place. They are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea मतलब continentality, ocean currents and relief features. Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. अब क्या चीज होती है कि जब हम अर्थ देखते हैं, हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक है, कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल ये तो नहीं है, गोल है ना, गोल आकार में है, ठीक है। तो गोल होने की वजह से क्या है कि जो सनलाइट आती है वो मतलब हर एक उस पे, जैसे हमने लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़े हैं, तो हर एक लैटिट्यूड पे सेम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी मतलब सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं होती, वो वेरी करती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। अब क्या चीज है कि क्योंकि वो लैटिट्यूड के हिसाब से अब जितनी किसी को ज़्यादा सनलाइट मिल रही है, किसी को कम सनलाइट मिल रही है, कैसे, अब देखो करंट अफेयर्स में भी हम लोग ने पढ़ा है, बहुत सिंपल सी चीज़ है और ये बहुत क्या है कि कॉमन सेंस वाली है, जनरल है। क्या है, जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी जो हमारा एक प्रोजेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, उसमें भी क्या चीज़ हो रही है, कौन सी कंट्रीज हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है वहाँ पे, जो कि ट्रॉपिकल एरिया में लाई करती है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में वो कंट्रीज जो लाई करती हैं वो है ट्रॉपिकल एरियाज में, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट होती है, सूरज की किरणें वहाँ पे ज़्यादा आती है, तो वो ज़्यादा सोलर एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि बाकी की कंट्रीज को सनलाइट नहीं मिलती, क्योंकि उसका गोल आकार है धरती का, तो सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो वो थोड़ा सा क्या है, ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट आती है, फिर वो थोड़ी सी क्या तिरछी होने लग जाती है अगर हम टेम्परेट रीजन्स की बात करें, वो और तिरछी हो जाती है अगर हम पोलर रीजन्स की बात करें, पोल्स की, तो वो और तिरछी तिरछी होती हुई चली जाती है, और वो जितनी तिरछी होगी उतनी क्या होगी, सूरज की किरणें कम पड़ेंगी, ठीक है। तो इसीलिए अब इक्वेटर पे क्या है, बिल्कुल सीधी सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी, क्योंकि सूरज की किरणें ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा गर्मी हमें देखने को मिलेगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा। लेकिन अगर हम पोल्स की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तिरछी, मतलब ये लगा लो बहुत ही कम सनलाइट है जो पोल्स पे पहुँचती है, तो इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए क्या है कि एयर टेम्परेचर जो हमें तापमान देखने को मिलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर कम कम होता हुआ चला जाता है, ठीक। एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर ऑल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज। अब ये चीज़ भी देखी होगी कि जब हम एक जगह से जब हम ऊंचाई की ओर जाने लग जाते हैं, ऊंचाई की ओर जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है, हमें ठंड लगने लग जाती है। जैसे हिमालयाज में ही देख लो, अगर हम नॉर्थ की साइड अगर हम जाएंगे, अपनी इंडिया में नॉर्थ की साइड, जैसे 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 हम नॉर्थ की साइड जाते जाएंगे, हिमालयाज की तरफ जाएंगे, उतना ही टेम्परेचर कम होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, और प्रेशर भी क्या है, कम हो जाता है, क्योंकि एयर वहाँ पे डेंस कम होती है, एटमॉस्फेयर कम, वहाँ पे डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी कई बार कैरी करने पड़ते हैं। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। तो इसीलिए गर्मियों के टाइम पे जब शायद हर जगह क्या होती है, बहुत गर्माव होता है ना, उस टाइम पे अगर जो हिली रीजन्स है, हिल्स हैं, वहाँ पे ठंडक देखने को मिलती है, जाते हैं ना कि गर्मियों के टाइम पे हिल स्टेशंस घूमने के लिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ठंडक है, एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। अब प्रेशर या विंड, हवा किस तरीके की होगी, कैसे होगी, वो डिपेंड करता है कि एक जगह का लैटिट्यूड क्या है और ऑल्टीट्यूड क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न।
तो उसके हिसाब से जो प्रेशर और विंड सिस्टम जो होगा वो क्या इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ का टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को भी वो इन्फ्लुएंस करता है। द सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। यह भी हमने बात की थी कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे हमें मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सी होती है, कोस्टल एरिया है, तो उससे क्या है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर, सी का, समुद्र का। As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather conditions. वही बात कि अगर हम कंट्री के इंटीरियर में आते हैं, मतलब कि कंट्री के बीच सी में आने लग जाते हैं अंदर की तरफ, तो क्या होता है, अंदर की तरफ आने का क्या मतलब है कि जो कोस्ट है हम उनसे दूर जा रहे हैं, कोस्ट से दूर जा रहे हैं, तो वो जो ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है वो कम होता हुआ चला जाता है। तो हमें जो कोस्ट से दूर दूर की जो एरियाज हैं वहाँ पे हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है कि ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड है, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटैलिटी। तो इस कंडीशन को हम कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं, जो हम कह रहे हैं ना कि ठंड है तो बहुत ठंड है, गर्मी है तो बहुत गर्मी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉन्टिनेंटैलिटी का फिनोमेना है। फाइनली, रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। रिलीफ का भी एक रोल होता है, कैसे, हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain bearing winds. The leeward side of mountains remains relatively dry. कैसे कि जो हाई माउंटेन्स है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, अब वो क्या करते हैं, जैसे कि जो हमारे माउंटेन्स हैं, क्या बोलते हैं कि अगर माउंटेन्स नहीं होते तो हम बहुत ज़्यादा ठंड में सिकुड़ रहे होते। क्यों, क्योंकि वो माउंटेन्स ऐसे हैं जो कि बहुत ठंडी हवा से या बहुत गर्म हवा से हमें बचाते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को बचाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो रेन बियरिंग विंड्स है, मतलब कि ऐसे विंड्स जिनमें मॉइस्चर होता है, तो वो जो माउंटेन्स बहुत हाई होते हैं जैसे, तो उनसे टकरा के क्या होते हैं, वहाँ पे बारिश होने लग जाती है, तो प्रेसिपिटेशन का रीज़न भी बनते हैं वो। और वो तो है कि जहाँ पे टकरा रही है, और जो लीवर्ड साइड है, मतलब कि जहाँ पे जैसे एक साइड पे तो क्या होती है, पहाड़ है जैसे, तो पहाड़ की दो साइड होती हैं, एक साइड पे तो वो जो विंड है, हवा है, वो टकराई है, तो वो टकरा के वहाँ पे जिस साइड पे टकराई उस साइड बारिश हुई है, तो जो दूसरी साइड है उस साइड जब हवा जाती है तो वो मॉइस्चर तो उसने उसी साइड पे छोड़ दिया ना टकरा के, तो दूसरी साइड पे क्या होता है, दूसरी साइड ड्राइनेस हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या है, कुछ रिलीफ फीचर्स की वजह से हमें टेम्परेचर पे या रेनफॉल पे इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, अभी हमने पढ़ा है थोड़ा सा, अब हम डिटेल में देखेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। पहला क्या है, लैटिट्यूड, अक्षांश। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। जो हमने बात की थी फर्स्ट चैप्टर में भी, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में रन ऑफ कच्छ से लेके ईस्ट में मिजोरम तक ये जाता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। कि मतलब ऑलमोस्ट हाफ जो कंट्री है जो कि ट्रॉपिकल कैंसर के साउथ में पड़ती है, वो ट्रॉपिकल एरिया से बिलोंग करता है, मतलब ट्रॉपिकल एरिया में ही आती है। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन दी सब ट्रॉपिक्स। कि जो ट्रॉपिक के उत्तरी दिशा में नॉर्थ साइड पे पड़ती है वो कौन सा एरिया है, सब ट्रॉपिक्स का। देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। इसीलिए इंडिया को जो बोलते हैं ना कि एक स्ट्रैटेजिक और एक बहुत सेंट्रल लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है। क्यों, क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है वो इस तरीके से है कि वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं इंडिया में हमें, ठीक है। क्योंकि साउथ की साइड हमें क्या देखने को मिल रहा है, ट्रॉपिकल, और नॉर्थ की साइड सब ट्रॉपिकल, ठीक। तो ये किसके लैटिट्यूड में आ रहा है बेसिकली, अब ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है, जहाँ पे सनलाइट काफ़ी ज़्यादा आती है, ठीक। उसके बाद हम बात करें ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई की। इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ
विच हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स। कि नॉर्थ की साइड, अब हमने ये लैंडफॉर्म्स में पढ़ा था कि नॉर्थ की साइड क्या है, हमें माउंटेन्स, पर्वत देखने को मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे जो है, सबसे ऊंचे जैसे जो ग्रेट हिमालयाज है, उनकी ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। ठीक। India also has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. अब इंडिया पे हमें कोस्टल एरिया भी देखने को मिलते हैं, जो कोस्टल आइलैंड्स है। ठीक है, कोस्टल एरियाज जो वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, कोस्टल आइलैंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उनकी मैक्सिमम जो हाइट है कितनी है, 30 मीटर्स। The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the सब कॉन्टिनेंट। की जो सेंट्रल एशिया से बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आती है ना, कोल्ड विंड्स आती हैं, उनको हमारी कंट्री में आने से रोकती है हिमालयाज। वो एक ढाल बन के, बैरियर की तरह बन के खड़े रहते हैं, ताकि वो जो कोल्ड विंड्स हैं, बर्फीली हवाएं हैं, वो हमारे कंट्री में एंटर ना कर पाए। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। और ये माउंटेन्स, ये जो पहाड़ हैं, ये क्योंकि इन बर्फीली हवाओं को रोकते हैं जो सेंट्रल एशिया से आती हैं, इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो सर्दियाँ होती है वो इतनी ज़्यादा कड़क नहीं होती जितनी कि सेंट्रल एशिया में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो बर्फीली हवाएं हैं उनको रोक देती हैं हिमालयाज हमारे। राइट। तो यह है ऑल्टीट्यूड। फिर हम बात करें प्रेशर एंड विंड्स की। अब प्रेशर एंड विंड्स क्या है? द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फ्लोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अब जो क्लाइमेट या फिर उससे रिलेटेड जो भी वेदर की कंडीशंस हैं, वो किसके बेसिस पे, किससे हमें डिपेंडेंट देखने को मिलते हैं, इन्फ्लुएंस होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। क्या क्या है? फर्स्ट, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। सेकेंड, अपर एयर सर्कुलेशन। और थर्ड, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से आराम से समझेंगे, प्रॉपर टाइम लेके, बिल्कुल तरीके से। ठीक है। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. इंडिया कौन सी रीजन में लाई करती है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स की जो हवाएं चलती है, तो वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो हैं उस रीजन में इंडिया लाई करती है। ठीक है। और ये जो विंड ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ही, जैसे सदर्न और नॉर्दर्न और सदर्न दोनों साइड ही हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के उत्तरी गोलार्ध के सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, वहाँ से ये विंड्स ओरिजिनेट होती हैं, और ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड से आती हुई इंडिया में एंटर करती है। दे ब्लो साउथवर्ड्स, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। अब कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि जब ये नॉर्दर्न साइड पे है, नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि ये विंड की वजह से, जो हवाएं, उनकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसकी सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, स्पीड नहीं बदलती कभी भी, सिर्फ हवा की डायरेक्शन बदलती है। और किसकी वजह से? क्योंकि धरती घूम रही है ना, तो धरती के घूमने की वजह से, रोटेशन होने की वजह से, उसको हम क्या नाम देते हैं? कोरियोलिस फोर्स। उसकी वजह से क्या होती है कि विंड्स अपनी डायरेक्शन बदल लेती हैं, क्योंकि वो रोटेशन हो रही है। तो विंड्स जो डायरेक्शन बदलती हैं वो कैसे बदलती हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो राइट की साइड, सीधे हाथ की ओर राइट साइड डिफ्लेक्ट करती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट की साइड डिफ्लेक्ट करती है। तो अब जब ये जो विंड है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो है, इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स होती हैं, ये जो लाई करता है इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में। अब ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, तो ये नॉर्थ में है, तो वहाँ से ये साउथ की तरफ जाती है, लेकिन अभी तो नॉर्थ में ही है, तो ये कहाँ पे, नॉर्थ में किधर डिफ्लेक्ट होती है? राइट की तरफ। तो ये राइट की तरफ क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है, और किधर को जाने लग जाती है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की तरफ। ठीक।
जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड। अब जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स होती हैं वो लैंड पे से ही आती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई सी हमें देखने को नहीं मिलती, तो वो ओरिजिनेट भी लैंड पे से होती है और लैंड पे से ही ब्लो होती हुई आती हैं, तो वो ज़्यादा वाटर नहीं होता या ज़्यादा मॉइस्चर उसमें नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से अब हम क्या बोलते हैं कि जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे हमें बारिश देखने को मिलती है ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट से हमें बारिश देखने को नहीं मिलती ज़्यादा। ठीक है, देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, हेंस इंडिया शुड हैव एन एरिड लैंड बट इट इज़ नॉट सो। तो अब क्योंकि वो बहुत कम मॉइस्चर ना के बराबर ही होता है, तो कई बार वो थोड़ी बहुत बारिश कर देती है, नहीं तो नहीं भी करती। तो लेकिन अगर हम इसी हिसाब से चले तो इंडिया क्या होना चाहिए, एक एरिड लैंड होना चाहिए, मतलब कि सूखा, क्योंकि यहाँ पे तो बारिश ही नहीं आएगी उस हिसाब से, लेकिन ऐसा तो नहीं है, इंडिया में बारिश आती है। ठीक है, तो क्यों आती है? द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। प्रेशर और विंड कंडीशंस की वजह से वो इंडिया में बिल्कुल हटके बिल्कुल अलग है। ड्यूरिंग विंटर देर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयास। कि सर्दियों के टाइम पे क्या है, हिमालयास के अगर हम नॉर्थ की और उत्तरी की ओर बात करें तो वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर मतलब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होता है। ठीक, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशंस टू द साउथ। अब आपको विंड का ट्रेंड पता है, वो कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी वो हमेशा, हमेशा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। तो अब हिमालयास के नॉर्थ में हमें हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो अब वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी तो वो साउथ की तरफ आने लग जाएगी। ठीक है, ओशंस की तरफ। इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया होता है और हाई टेम्परेचर होता है, तो वो अब हमारी कंट्री के अंदर ही गर्मियां हैं, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अराउंड या सेंट्रल में क्या होता है कि इंटीरियर में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लो प्रेशर होता है। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। ठीक, तो इसीलिए वो नीचे की साइड आता है। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब समर में जो विंड की डायरेक्शन है वो बिल्कुल उलट हो जाती है। मतलब कि वही चीज़ है, एक सिंपल सा फिनोमेना है। विंड किस डायरेक्शन में, एयर कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड में जहाँ पे हाई प्रेशर है विंटर में, जहाँ पे हाई प्रेशर है किधर है, हिमालयास के नॉर्थ में हाई प्रेशर है, तो वो साउथ की तरफ रन करेगी, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे जाएगी। और समर्स में क्या हो रहा है, समर में हमें इंटीरियर साइड पे हमें उधर जहाँ पे अब हमें क्या देखने को मिल रहा था, हाई प्रेशर, तो अब हमें थोड़ा सा वहीं पे या नॉर्थ वेस्टर्न साइड हमें क्या देखने को मिलेगा, लो प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी और अबव की साइड चली जाएगी, क्योंकि वो हाई प्रेशर की तरफ, सॉरी हाई प्रेशर की तरफ नहीं, जो जहाँ पे हाई प्रेशर है वहां से वो क्या आएगा, एशिया की तरफ आएगा लो प्रेशर पे, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आते, तो इसीलिए समर में कंप्लीट रिवर्सल हो जाएगा विंड्स का, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, तो अब हाई प्रेशर जहां पे भी बन रहा है वहां से वो इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट टुवर्ड द लो प्रेशर एरियाज ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब वही वाली बात है, एयर क्या करती है, हाई प्रेशर एरिया से किधर की तरफ जाती है, लो प्रेशर एरिया। तो हाई प्रेशर एरिया जो कि सदर्न इंडियन ओशन पे बना हुआ है, ठीक है, तो वो वहां से साउथ ईस्ट की तरफ जाएगा, साउथ ईस्ट की तरफ जाके वो जब नॉर्थ से में इक्वेटर को क्रॉस करते हुए नॉर्थ में एंटर करेगा, तो नॉर्थ में हमने क्या बात की थी, रोटेशन की वजह से विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है, कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट कहाँ पे होती है, राइट साइड में, तो वो राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होके वो लो प्रेशर एरिया की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो जिधर सदर्न इंडियन ओशन पे जहाँ पे हाई प्रेशर, अभी मैंने बोला ना कि
एशिया में, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न एरिया या हमारे जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा समर्स में। ठीक है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, लो प्रेशर है। अब लो प्रेशर है तो जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से इधर की तरफ विंड मूव करेगी। तो सदर्न इंडियन ओशन पे हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है, तो वहाँ से विंड मूव करेगी, साउथ ईस्टर्ली विंड्स वो हमें देखने को मिलेगी। वो इक्वेटर को क्रॉस करती हुई नॉर्थ साइड पे आएगी, नॉर्थ साइड पे आके वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी राइट की तरफ, और वो क्या करेगी, लो प्रेशर एरिया पे आ जाएगी, जहाँ पे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा है, वहाँ पे वो विंड आ जाएगी। ठीक, दीज आर नोन एज दी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, जिनको हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हम इनको कहते हैं। और इसी की वजह से हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा बारिश आती है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन ओशन अरेबियन सी से होते हुए जाते हैं। इसकी एक ब्रांच इंडियन ओशन से अरेबियन सी पे आती है और एक ब्रांच ओशन से बे ऑफ बंगाल से जाती है। तो वाटर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करके जाती है ये। These winds blow over the warm oceans, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India। कि वही ये ओशन से होके जाती है, सी से, और फिर मॉइस्चर बहुत कैरी करती है, तो इंडिया में बारिश करती है बहुत ज़्यादा। द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय a westerly flow। एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम। कि जो ऊपर की साइड अपर एयर सर्कुलेशन होता है वो किससे डोमिनेटेड होता है, वेस्टर्ली फ्लो, पश्चिमी फ्लो से वो डोमिनेटेड होता है, और उसको हम बेसिकली इस कॉम्पोनेंट को क्या कहते थे, जेट स्ट्रीम। दीज जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली ओवर 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ये लाई करता है जेट स्ट्रीम। देयरफॉर दे आर नोन एज दी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। इसीलिए इनको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, क्योंकि वेस्टर्ली फ्लो होता है और सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, इसीलिए सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी बोल दिया जाता है। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। ठीक है, तो ये कहाँ पे, हिमालयाज के साउथ में ही ज़्यादातर पड़ते हैं, समर के अलावा, गर्मियों के अलावा। क्यों पड़ते हैं ये गर्मियों के अलावा? क्योंकि जो जेट स्ट्रीम है वो सन की मूवमेंट के हिसाब से चलता है। ठीक, अब सन क्या है, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि हमारा इंडिया किस में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ है, मतलब कि नॉर्थ की तरफ जब सन है तो जेट स्ट्रीम भी नॉर्थ की तरफ चला जाता है, तो वो हिमालयास के नॉर्थ की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ गर्मियों में। लेकिन जब सर्दियां होती है तो सन क्या हो जाता है, साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो जेट स्ट्रीम भी साउथ की तरफ शिफ्ट होके किधर आ जाती है, हिमालयास के साउथ में आ जाती है। तो इसीलिए वो समर के अलावा बाकी के टाइम पे हिमालयास के साउथ में देखने को मिलता है। The western cyclonic disturbances experienced in the north and northwestern parts of the India are brought in by this westerly flow। कि जो अब हमें नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है ना, जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज होती हैं, ठीक है, तो वो हमें किसकी वजह से देखने को मिलती है, इन्हीं जेट स्ट्रीम की वजह से देखने को मिलती हैं। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयस विद द अपर एंड मूवमेंट ऑफ द सन। वही बात कि गर्मियों में क्या होता है, सन नॉर्थ की साइड शिफ्ट होता है, तो ये भी सन अगर नॉर्थ में जाएगा तो जेट स्ट्रीम भी नॉर्थ में जाती है, सन साउथ में आएगा तो ये भी साउथ में। तो जब सन नॉर्थ की साइड शिफ्ट होने लग जाता है गर्मियों में, तो जेट स्ट्रीम भी नॉर्थ की साइड जाने लग जाती है, और नॉर्थ की साइड जाने में हिमालय से भी ऊपर, मतलब हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है। ठीक है, एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम नोन एज सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, मतलब कि जो ईस्टर्ली फ्लो करती है, blows over peninsular India approximately over 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स। कि अब जो गर्मियों का टाइम है तो उस पर ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये तो हिमालयास के साउथ में चली जाती, सॉरी, हिमालयास के नॉर्थ में चली जाती है, उत्तरी दिशा में। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें कौन सी पेन इंडिया में हमें कौन सी देखने को मिलती है जो ब्लो करती है, वो कौन सी होती है, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, वो 14 डिग्री नॉर्थ पे ब्लो करती है समर मंथ्स में, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बस ये प्रेशर एंड विंड्स वाला थोड़ा सा है, लेकिन दोबारा एक बार पढ़ना, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लेना। इससे आगे नहीं करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी इतना ही रखेंगे इस लेक्चर में,
ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एक बार इसको रीड करके देख लीजिएगा। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।